अगर हाफ एस एन एथ आ जाए तो क्या करेंगे? हाफ ऑफ एस एन एथ, जैसे एग्जांपल देखिए करते हैं। अगर ऐसे एक टावर दिया हुआ है इसी तरह से, ये टावर के कुछ हाइट है टावर का मान लेते हैं, एच हाइट, और एक बॉल को ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप मतलब u इक्वल टू 0 लेना है ना, राइट? यस। तो इसमें फाइंड क्या करना है आपको? u इक्वल टू 0 लेना है, ड्रॉप किया यानी u इक्वल टू 0, ये तो सही है, ठीक। सर अब a इक्वल इसमें 9.10 10 लेकर बनाना है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन हाफ ऑफ थर्ड सेकेंड, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। क्या रहेगा? हाफ ऑफ थर्ड सेकेंड। अब क्या करेंगे? हाफ ऑफ थर्ड सेकेंड में फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल। सर हम लोग तो हाफ ऑफ थर्ड सेकेंड का मतलब क्या करना है कि थर्ड सेकेंड का मतलब क्या है? फ्रॉम टी इक्वल टू टी इक्वल टू 3, यही है ना थर्ड सेकेंड का मतलब। तो हाफ ऑफ थर्ड सेकेंड में कितना ट्रेवल किया? तो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ, ऐसे कौन सा हाफ? मान लीजिए फर्स्ट हाफ निकालना चाहते हैं, तो कहाँ से कहाँ निकालना पड़ेगा? 2 सेकेंड से लेकर 2.5 सेकेंड तक मीनिंग हुआ। और सेकेंड हाफ अगर आएगा तो 2.5 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, है कि नहीं? तो ये 2 से 2.5 कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2.5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u तो 0 है, और हाफ इंटू 10 हाफ ए टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू लिख देंगे 2.5 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर। तो हाफ इंटू 10 मतलब 5 ऐसे बाहर आ जाएगा, और 2.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, राइट? ऐसे कर लेंगे क्या इस टाइप का क्वेश्चन? हाँ सर। यस यस सर। लिखने दी। वो तो एस एन एच का फॉर्मूला था, यहाँ पे एस एन एच का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, वो तो 1 सेकेंड के लिए वैलिड है। हाँ सर एक मिनट। सर इसका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? हाफ ऑफ थर्ड सेकंड में कितना मतलब ट्रैवल किया? हाँ, क्लियर है ये? अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड की है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसको आप फास्ट देखने के लिए 1.5x स्पीड से देख सकते हैं उसको, है कि नहीं? फर्स्ट टाइम तो क्लास किए ही है, तो सेकेंड टाइम देखते हैं तो फास्ट करके देख लीजिए वीडियो रिवीजन के टाइम। क्लियर कर दी। अब फिर देखिए, अगर एक इक्वेशन दिया है एक्सेलरेशन इक्वल टू, ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है कुछ 3t टू द पावर 3/2, ऐसे इक्वेशन गिवन है। ये किसका इक्वेशन दिया हुआ है? एक्सेलरेशन का, ए। तो आपसे पूछा कि फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन आंसर ऑफ, चैट में बताना।
नहीं, ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम हम बता रहे हैं, आप देखिएगा फिर। फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट के इंटीग्रेट, सर इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। सो इफ यू क्रॉस Differentiate मल्टीप्लाई इट, करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इक्वल टू a dt, तो मुझे v फाइंड करना है ना, तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, dv इक्वल टू v dt। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट, तो dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u से स्टार्ट हुआ ये u, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो, फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या है, v। इज इट क्लियर। और टाइम 0 टू t, टाइम कहाँ से कहाँ ले लिए हम, 0 से t तक टाइम। dv का इंटीग्रेशन, लास्ट वाले क्वेश्चन में सर ऐसे हाँ। दिया हो कि हाफ ऑफ कुछ तो सेकंड्स है, तो सर हमें फर्स्ट हाफ लेना है कि सेकंड हाफ लेना है, जो उस क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर सिर्फ हाफ लिखा है तो दोनों फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। अगर मेंशन किया हुआ रहेगा फर्स्ट हाफ तो फर्स्ट हाफ लिखेंगे, अदरवाइज दोनों फाइंड कर देना है वहाँ, फर्स्ट हाफ भी और सेकेंड हाफ भी। ओके, इंटीग्रेट, डू यू नो हाउ वी इंटीग्रेट dv, dv का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इधर साइड में देखिए हम कर रहे हैं dv का इंटीग्रेशन, इस साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो इसको क्या v टू द पावर 0 dv ऐसे लिख सकते हैं ना, v टू द पावर 0 dv। हाँ सर। सर नहीं पता सर। ओके, हाँ बता रहे हैं, देखिए। सर d टू द पावर 0 का 0 प्लस 1 इंटू डी हाँ देखिए, मैंने ऐसे फॉर्मूला पढ़ा था ना, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1n+1। n प्लस 1, ये प्लस तो अपॉन फॉर्मूला पढ़े थे ना। हाँ सर। नहीं सर। नहीं क्या, ये तो सबको पता है ये। हाँ सर, हमने किया। हाँ सर पढ़ा था। हाँ सर हम हमारे बैच में नहीं पता है सर। अच्छा, तो अभी ये फॉर्मूला, हमको तो डिफरेंशिएशन नहीं सर पता। ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बता दीजिए ना प्लीज। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए सब, x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 dx ऐसे रहेगा, तो हो सर जाएगा प्लीज फिर से बोलिए ना, सर प्लीज फिर से बोलिए। x टू द पावर 4, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, दैट मीन्स x टू द पावर 4 टू द पावर डिवाइड बाई 4। क्लियर है ये। एक दो इलस्ट्रेशन करते हैं, देखिए आप यहाँ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, टी स्क्वायर का dt इंडिकेट कर रहा है कि ये वेरिएबल है, राइट। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, टी टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। सिंपल है कि नहीं, एकदम बताइए। टी टू द पावर 3 अपॉन 3 आंसर हो गया इसका। सर मुझे समझ नहीं आया पूरा इंटीग्रेशन सर। पूरा इंटीग्रेशन अभी नहीं समझना है, अभी ये मैथ्स में। जितना आपने इधर लिखा है सर फॉर्मूला। हाँ, उसके लिए क्या है बता रहे हैं, आपको एक फॉर्मूला सिर्फ याद करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन तो नहीं बता सकते हैं ना अभी, डेरिवेशन ये तो मैथ्स में सीखें। हाँ सर अगर इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब dx होगा तो सर 3x क्यूब dx, तो ये कांस्टेंट को बाहर रख देंगे इंटीग्रेशन से ऐसे, तो ये x क्यूब dx हो गया ऐसे। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये फॉर्मूला x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 ऐसे, और ये तो 3 ऑलरेडी है ना एक, तो इसका आंसर हो गया 3x टू द पावर 4 अपॉन 4। क्लियर है। बोलिए जल्दी से। हाँ सर। और अभी जो बोल रहे थे नहीं समझ में आया, उनके लिए फिर से ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना है,
x इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अब कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए, तो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट रहेगा, 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ लिख दिए टी स्क्वायर डी टी। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इफ यू यूज दिस फॉर्मूला x टू द पावर n, तो यहाँ t टू द पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 2 + 1 3 अपॉन 3। फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे 1 से लेकर 2। जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको बाहर रख देंगे ऐसे, 1/3 कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब टी क्यू है यहाँ पे, टी क्यू, और लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 से लेकर 2 तक। तो टी के प्लेस पे आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 2, और फिर 1 सब्स्टिट्यूट करना है, और बीच में तो 1/3 टी के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 टू द पावर 3 क्या होगा, 8, माइनस देना है बीच में, और फिर 1 सब्स्टिट्यूट करना है उसके बाद, तो 1 टू द पावर 3 1 ही रहेगा ना, तो इसका आंसर आ गया 8 - 1 7, 7/3। समझ में सर आया आप क्या ये कैसे कर रहे हैं? सर आप ये वाला सर वापस बता सकते नहीं हाँ। समझ आया। यहाँ तक समझ में आया क्या? लिमिट पुट करने से पहले यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ये वाला नहीं स्टेप। सर, आप पूरा बता सकते हैं। नहीं समझ आया सर, क्या आप बता रहे पूरा बताते हैं स्टार्टिंग से, इसको पूरे को हम डिलीट कर लेते हैं। रुकिए। पूरा स्टार्टिंग से आज यही बता देते हैं आप लोग को। ये एक कर्व है, और ये ऐसे ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। ये किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी होना चाहिए, टी स्क्वायर, बताइए तो। टी स्क्वायर। हाँ, होगा। टी स्क्वायर, ये तो किसी को डाउट नहीं है। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है, और ये वाई एक्सिस पे वाई ही लिया है, तो वाई इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, ये सबको पता है इतना। ये पॉइंट 0,0 है, तो ये पॉइंट अगर मैंने 2 लिया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर क्या मिलेगा मुझे, और 4 मिलेगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका एरिया फाइंड कीजिए, तो आपसे होगा क्या, फाइंड एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, कैन यू फाइंड दिस एरिया? नो। नो सर। इंटीग्रेशन सर यूज बस, तो इसी के लिए इंटीग्रेशन सिखाया जाता है। जहाँ पे इरेगुलर कर्व आएगा, जिसका आप नहीं जानते हैं एरिया, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना हुआ नहीं है। अगर ये ट्रायंगल होता तो आप बोल देते सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इरेगुलर फिगर सर इसका एरिया, सर रेक्टेंगुलर का एरिया माइनस सर क्वाड्रेंट का एरिया, ये एरिया हो जाएगा नहीं ना? है ना, ये सर्कल थोड़ा ही है। सर्कल है क्या ये कर्व? ये कर्व सर्कल का पार्ट थोड़ा ही है कि नहीं? सर अगर वो रेक्टेंगुलर सर्कल होता तो सर कर लेते सर। तब कर लेते हैं। तो ये कर्व एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इरेगुलर फिगर का, वही इंटीग्रेशन में सिखाया जाता है। तो इंटीग्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, ये कर्व वाला एरिया इरेगुलर फिगर का और रेगुलर फिगर का भी दोनों हो जाएगा, लेकिन आप जो फॉर्मूला याद किए ना, उससे खाली रेगुलर फिगर वाला एरिया फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अभी जो इंटीग्रेशन सिखाएंगे आपको हम, उससे कोई भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक ये सिंपल लिख देते हैं, y इक्वल टू टी, इधर t ले लेते हैं, इधर y। अब ये तो पता है आपको, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू मिलेगा, इधर 1, तो इधर भी 1 मिलेगा। अगर ये 2 होता तो ये भी 2 होता क्या? यस सर। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए बोलेंगे, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में भेजना स्टार्ट कर देंगे कि ये लीजिए सर, हाफ इंटू बेस हो गया 2 और हाइट भी 2, तो आंसर आ गया 2 आया। आंसर आया ना? हाँ चैट बॉक्स में नहीं सेंड करना है, सिंपल, इतना सिंपल थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो ये कैंसिल होकर 2 एरिया आया। अब इसी एरिया को फाइंड करने का एक सेकेंड मेथड है मेरे पास, और सेकेंड मेथड आप सीखेंगे ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आपसे, ये भी सॉल्व हो जाएगा, और ये भी। और अगर इंटीग्रेशन नहीं सीखेंगे तो खाली सेकेंड आपसे सॉल्व होगा और फर्स्ट नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन जरूरी है कि नहीं सीखना? जरूर। तो उसके लिए फर्स्ट फार्मूला लिखिए। फार्मूला नंबर 1 इंटीग्रेशन का क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x, या x रहेगा तो x, और t रहेगा तो t, t टू द पावर n
और dt। dt मतलब कि टाइम एक्सिस पे एरिया निकाल रहे हैं, और यहाँ dx रहेगा तो x एक्सिस पे एरिया निकलेगा। यहाँ पे कौन सा एरिया बना है, y एक्सिस की तरफ बना है कि x एक्सिस की तरफ? x मतलब टाइम एक्सिस की तरफ एरिया फॉर्म हुआ है। इधर एरिया नहीं बना है ना, इधर एरिया बना है क्या बताइए? इधर नहीं बना है। नहीं। मुझे टाइम एक्सिस पे निकालना है, इसलिए dt लिखा हुआ है। dt मतलब टाइम इज वेरिंग। dt का मतलब क्या है? टाइम इज वेरिंग और चेंजिंग। 0 से 2 जा रहे हैं, 0 से 2 तो टाइम चेंज हो रहा है ना, तो टाइम वेरिएबल है यहाँ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? t टू द पावर n+1 अपॉन n+1। बस इतना सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में क्या है, इसमें एक ऐड कर दीजिए 1 और उतना ही नीचे डिवाइड कर दीजिए +1 करके। फॉर्मूला याद हो तो गया जो सबको? पीछे आपने साइन लिखा है सर, वो जो पीछे आपने सिंबल बनाया सर, वो ये सिंबल, इसी सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन, ऐसे सिंबल को। ठीक, सर इंटीग्रल। हाँ इंटीग्रल, ऐसे इंटीग्रल हो गया ऐसे। और dt के यहाँ पे लिख दिए dx, इसका मीनिंग क्या हुआ? कितना लिखे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंटीग्रेट मुझे करना है, और कौन से एक्सिस पे करना है इंटीग्रेट? एक्स एक्सिस पे। और फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है वो यहाँ रखना है। अच्छा, हमारा फंक्शन इस बार क्या है? टाइम फंक्शन है ना। देखिए y इक्वल टू क्या है? टाइम है, t, राइट। एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आप देखिए सिर्फ यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने देखिए क्या किया, इंटीग्रेशन dt लिखा यहाँ, और यहाँ पे फंक्शन लिखना है, t लिखना है। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? देखिए 0 से 2, x t इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 2। t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है बताइए जल्दी? क्या 0 से 2 कर रहा है ना? अगर मुझे यहाँ तक एरिया निकालना होता है, यहाँ तक, तो लिमिट यहाँ से लेकर और 3 तक लिमिट लेते, तो 0 से t मैंने लिखा। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या, मैं इसे स्क्वायर बाई 2 लिख दूं, t स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला यूज कीजिए, जितना भी पावर रहेगा ना, पावर n है तो उसका +1 कर लेना है, +1, तो n+1 अपॉन n+1, तो t टू द पावर 1 है यहाँ पे, तो t टू द पावर 1+1 अपॉन 1+1, 0 से 2। आंसर सेंड नहीं करना है, पहले समझ रहे हैं। तो हाफ को क्या बाहर ले लें, क्या 1/2 को, कांस्टेंट है इसलिए 1/2, ये t स्क्वायर 0 से 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अपर लिमिट मतलब t के प्लेस पे एक बार 2 रखना है आपको, तो हाफ और 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस t के जगह पे 0 रखना है अब इस बार, तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये कितना आ गया, हाफ ब्रैकेट में 4। क्या इसका भी आंसर 2 आया? और आप भी जो फॉर्मूला यूज कि ये भी सेम आया था ना आंसर, देखते थे यहाँ सेम आंसर आया कि नहीं? तो सर आपका पावर में 2 कैसे चला गया? क्या आया? तो उसके पावर में 2 कैसे गया? ये 2 पावर में कैसे गया? यहाँ फॉर्मूला देखिए। हाँ नहीं सर, ये जो आपने सेकंड इधर लिखा ना, सेकंड उसके पीछे, हाँ, सर वो वहां पे था सर इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर, तो अब सर यहाँ पे कैसे आ गया? ये एक बार इंटीग्रेट जब कर दिया हम, ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, और ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये सिंबल हटा लेना है यहाँ पर, राइट। सर उसके ऊपर 2, सर इसके ऊपर 2, ये उसका स्क्वायर है ना सर, तो स्क्वायर क्यों हुआ? ये स्क्वायर नहीं है, ये लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट। ये अलजेब्रा थोड़ा है, अलजेब्रा का रूल आप अप्लाई कर रहे हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर दोनों सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म है? ये दोनों डिफरेंट अलग मीनिंग, डिफरेंट है। इसका डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन अलजेब्रा में ऐसे लिख देंगे तो उसका मीनिंग अलग नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय अलग रूल फॉलो करना है। ये इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो ये स्क्वायर नहीं लिखे हैं यहाँ, स्क्वायर नहीं, ये लिमिट है। दैट मीन्स वी विल हैव टू पुट वैल्यू ऑफ t, अपर लिमिट ऑफ t इज 2 एंड लोअर लिमिट इज 0। दिस इज नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है। ओके तो सर जो सर ये जो आपने आपने सर अपर
आपने सर जो अपर लिमिट लिया है सर वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। कांस्टेंट रहेगा हमेशा, कांस्टेंट। इस बार इसका एरिया ट्राई कीजिए, तो ये ब्लू कलर से जो रीजन हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं इसका एरिया। सर यहाँ dt के प्लेस पे dx लिखे तो गलत होगा क्या? हाँ, एक्स एक्सिस पे टी लिखे हुए हैं ना, तो टी लिखेंगे, और एक्स एक्सिस पे अगर डी एक्स रहता तो एक्स लिखते। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स डी वाई डी टी डी थीटा भी हो सकता है, लेकिन अभी मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है बताइए, टाइम लिया है ना, टाइम, तो डी टी के रेस्पेक्ट में करना है। अभी ये ट्राई कीजिए, तो ब्लू कलर से जो किए हैं एरिया उसका फाइंड करने के लिए ट्राई कीजिए आप। तो ध्यान से देखना है इस बार, इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन वो अभी भी फंक्शन टी ही है मेरा, टी, और यहाँ डी टी रहेगा, डी टी, और ये टी। अब लिमिट कहाँ से कहाँ रखें बताइए आप, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 2 और सर 3 2 to 3। 2 से 3 2 से लेकर 3 तक, लिमिट तो 2 से 3 रखना है मुझे। अब क्या करें, इसका फॉर्मूला याद है क्या? टी का फॉर्मूला होगा टी स्क्वायर बाई 2, और ब्रैकेट से रखेंगे, और ये 0 से 2 मतलब ये स्क्वायर नहीं है, लिमिट यहाँ पे इंडिकेट करना है। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसलिए 0 से नहीं 2 से 3 करना है ना, ये क्या लिख दिया हम, 2 से 3 इंटीग्रेट करना है, ये यहाँ 2 to 3 लिखना है, 2 से 3। सर लिमिट ऑफ t व्हेन सर डेल्टा t टेंड्स टू 0। हाँ, 2 to 3। अब क्या करेंगे, 2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर, जैसे हम कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है, ध्यान से देखिए। पूरा मैथ्स यहाँ पूरा 2-3 दिन नहीं पढ़ाएंगे, एक ही क्लास में ये कंप्लीट करना है मुझे। 1/2 टी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ गया, टी स्क्वायर। अब 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है, 2 से लेकर 3 तक। अब क्या करें बताइए, पिछले बार याद होगा क्या किए थे, सर हाफ ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। एक बार 3 की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, फिर इस टी की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2, तो 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना इसलिए पावर 2 लिख दिए यहाँ, तो ये आएगा हाफ, 3 स्क्वायर आया 9, और ये 4, तो आंसर आ गया 5/2। अब इसे आप ट्रेपेजियम का एरिया से ट्राई कीजिए, तो इतना ही आंसर आ रहा है क्या? ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता है किसी को? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड सम होता ऑफ है ना। पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल तो देखिए ये 3 के सामने इधर क्या आएगा, 3 ही आएगा ना, तो पैरेलल साइड कितना हुआ, ये साइड होगा 3 और ये साइड 2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आया, 5, राइट, यस सर। इंटू हाइट, हाइट कितना आया 2 से लेकर 3 तक, कितना के गैप है, ये कितना गैप है 1, तो क्या एरिया 5/2 सेम एरिया आया कि डिफरेंट आया बताइए? सर सेम आया कि नहीं एरिया? तो एरिया निकालने का ये सेकेंड मेथड कैसा आपको? सर एरिया अंडरग्राउंड। ये अच्छा मेथड है ना सेकेंड मेथड, क्योंकि इससे तो जो एरिया का फॉर्मूला किसी को नहीं भी पता है ना, वो भी एरिया फाइंड कर सकता है कि नहीं? अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट कर्व के लिए डिफरेंट एरिया का फॉर्मूला है, लेकिन इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से आप जितना एरिया वाला पढ़े हैं सब फाइंड हो जाएगा, ये फॉर्मूला से। t to the power n equal to t to the power n plus 1 upon n plus 1, डी बाई डी टी नहीं, इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन दें क्या, एक और क्वेश्चन? नेक्स्ट आपका यही वाला क्वेश्चन है, इसका एरिया फाइंड कीजिए, तो ये वाला एरिया, ये चैट बॉक्स में सेंड कीजिएगा ना फाइंड करके। पेज दिया। थोड़ा वेट कर लेते हैं और अदर स्टूडेंट के लिए। सर किसका एरिया? ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो इधर लेफ्ट मोस्ट जो लिखे हैं लेफ्ट हैंड में, ओके सर। का एरिया होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसका एरिया क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर क्या लिखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर है और डी टी टाइम वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, 0 से 0 to 2।
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 लिमिट 0 से 2, 1/3 कांस्टेंट बाहर, टी क्यू आया 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, upper limit अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है 2, तो 2 का पावर 3 8 माइनस 0 का पावर 3 0, तो आंसर हो गया 8/3। मजा आया कि नहीं बताइए? एरिया आप फाइंड कर लिए, ये पहले आप एरिया फाइंड नहीं कर पा रहे थे ना, अब इसका एरिया आ गया 8/3। एट बाई थ्री आंसर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने 8/3 सेंड किया है। कैन आई इरेज दिस? यस सर। क्लियर ऑल। अब एक थोड़ा और देते हैं, एक और क्वेश्चन आपको। ये किसका ग्राफ होगा ऐसे? रूट टी का ग्राफ क्या होगा? अगर इधर रहता मेरा, इधर लिखते एक्स और इधर टी, तो ये ग्राफ किसका होता है? ये ग्राफ होता है एक्स इक्वल टू रूट टी का ग्राफ होगा ना? हाँ सर। क्योंकि रूट टी में क्या है, टी फास्ट चेंज होगा और एक्स स्लो चेंज होगा। टी को अगर 4 लिखेंगे तो एक्स 2 होगा, टी अगर 9 होगा तो एक्स 3 होगा, तो एक्स स्लो रेट से चेंज हो रहा है और टी फास्ट चेंज हो रहा है। तो ये रूट टी का ग्राफ है। अगर आपको नहीं पता है कि रूट टी का ग्राफ है, तो ऐसे एक्स वर्सेस टी आप बहुत सारा पॉइंट लेंगे कि एक्स टी 0 तो एक्स भी 0, टी 1 तो एक्स 1, टी अगर होगा 4 तो एक्स 2, टी 9 तो एक्स 3, और पॉइंट्स ऐसे से लेंगे तो आपको ये सब पॉइंट मिलेगा यहाँ, है कि नहीं? देखिए 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? 1, और जब यहाँ पे आप लेंगे 4 तो इधर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए? y का वैल्यू 2 सर। अब ये एरिया फाइंड करना है आपको। देखिए 1 से 4 के बीच जो एरिया बन रहा है, ये चैट बॉक्स में सेंड करना है। सर हमें टाइम 1 से 4 तक निकालना है ना? बिल्कुल सही, 1 से 4 तक ही तो निकालना है। देखिए 1 से 4 तक एरिया निकालना है। अब ये टी रूट है ना, इसको पावर 1/2 लिख सकते हैं आप, 1 से 4 टी। तो बस उसका पावर एक ऐड कर देना है। पहले से 1/2 था तो 1/2 में 1 ऐड कर लिए, और यहाँ भी 1/2 में 1 ऐड कर देना है मुझे। लिमिट 1 से लेकर 4, अब क्या आएगा? ये t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 से लेकर 4 तक। अब क्या करें बताइए? 3/2 कांस्टेंट, t टू द पावर 3/2। 2/3 लेंगे ना सर कांस्टेंट, 2/3 को लेना है डिनोमिनेटर में। 2/3 अच्छा, 2/3 सर 2/3 वेरी लेना गुड, हाँ सही बोले आप, 2/3 लेना होगा, 2/3। अब 1 से लेकर 4 तक, 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2/3, और t टू द पावर माने 4 टू द पावर 3/2 लिखना है, -1 टू द पावर 3/2। तो अब तो कैलकुलेशन है, ये मैंने अपने मन से कुछ ऐसे ही डेटा दे दिया था। So I hope you all understood how we find area under curve, right? फिर इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हाँ वो फर्दर कर सकते हैं सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग को आगे सीखना है ना, है ना? 2/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 4 का पावर 3 होगा और इसका ऐसे रूट हो जाएगा, और -1 14/3 आ रहा है। 3, और ये 4 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा ना, ये 7 आ जाएगा, तो ये 14/3 आंसर आ गया। 14/3 14/3 करेक्ट। अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे अब।
है ना? यस Yes, अब sir. ये चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस। क्वेश्चन मैंने क्या दिया था स्टार्टिंग में कि एक्सेलरेशन इज क्या था? 3t to the power 3/2. 3t to the power 3/2 पहले वाले 3/2। का सर आंसर 14/3 था। तो मैंने बताया कि इसको आप क्या लिखे, v एज ए फंक्शन ऑफ Time. t टाइम। तो आपको पता है dv इक्वल टू a dt लिखेंगे। ये यहाँ तक तो सबको पता चल गया था। ये क्यों लिख दिए हम लोग? बिकॉज a इक्वल टू dv बाई dt, सो वी कैन राइट dv इक्वल टू a dt, राइट? तो इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी t 0 पे है और ये एनी टाइम t पे है। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर dv यहाँ पे है तो क्या v का पावर 0 लिख सकते हैं? v का पावर 0 1 होगा ना, 1। हाँ मुझे फॉर्मूला यूज करना है इसलिए v का पावर 0 यहाँ कंसिडर कर लिए। और राइट हैंड साइड में a देखिए, a का वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पे a की जगह पर ये सब रखना है। 3t टू द पावर 3/2 इतना है a इक्वल टू dt 0 से लेकर t तक। अब v टू द पावर 0 का आपको पता है v का पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, जो भी पावर रहता है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? u से लेकर v तक। राइट साइड में देखिए 3 कांस्टेंट ऑलरेडी है, टू द पावर 3 का होगा t टू द पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। एक ही फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं उस समय से, n + 1 अपॉन n + 1, लिमिट 0 से t। अब क्या करें बताइए इसके बाद? सब्स्टिट्यूट। लिमिट पुट करें क्या, अपर लिमिट लोअर लिमिट? तो ये v देखिए आ गया ना, वो फर्स्ट Sir, लेफ्ट upper साइड limit, lower limit से मैटर नहीं करेगा ना, इसके सेम ही होगा। करेगा मैटर। अपर माइनस लोअर लिखना है, लोअर माइनस अपर कभी भी नहीं लिखना है। अच्छा ये 3/2 + 1 कितना आएगा? 5/2, यानी 2/5 आएगा ना बाहर। 2/5 आपने बताया था ना, उल्टा होके बाहर आता है। और ये ब्रैकेट में कितना आएगा? t टू द पावर 5/2, लिमिट 0 से t। अच्छा इधर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा v - u, v - u ये और इधर लिमिट पुट करेंगे तो 6/5, और ये है तो t ही पुट करना है मुझे, तो t टू द पावर 5/2 - 0। 0 का पावर कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो v इक्वल टू आंसर देखिए आ गया u + 6/5 t टू द पावर 5/2, ये आंसर हो गया। यानी यहाँ v इक्वल टू u + 80 नहीं आया, v इक्वल टू u + 80 कब आता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट था क्या, बताइए मुझे? इज दिस एक्सेलरेशन अ कांस्टेंट? no sir No, Sir, it's time it depending on time, right? So for this you cannot write v equal to u + 80, v equal to u + 80 नहीं लिख सकते हैं इसके लिए जैसे हम सॉल्व किए ना उस मेथड से सॉल्व करना है आपको। क्लियर हुआ ये? सर ये कहाँ का क्वेश्चन है सर? ये कहाँ का क्वेश्चन है ये बोल रहे हैं? हाँ सर। कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन अभी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम if acceleration is not constant, if acceleration is not constant। सर क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन में है ना? हाँ। और इजी पढ़ाया गया, ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है क्या ये सब? नहीं सर। चलेगा ना? अब देखिए एक वो भी v इक्वल टू u + 80 डेरिवेशन देखना चाहेंगे आप, कैसे आता है फॉर्मूला v इक्वल टू u + 80? सर देखिए सर आगे पढ़ाइए। डेफिनेशन क्या है? a इक्वल टू एक्सेलरेशन dv/dt है ना, dv/dt, राइट? ये तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। दोनों साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dv इक्वल टू क्या आ गया? a dt। मैं अगर ये कंसीडर कर लूं कि a कांस्टेंट है तो क्या एक बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से? बताइए।
यस सर। एक को अगर कांस्टेंट मैं कंसीडर करूं तो एक को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं ना? हाँ सर लाना चाहिए। सर आपको लिमिट्स डालना पड़ेगा। लिमिट डाल रहे हैं ओके इसमें ये तो डीवी का देखिए यहाँ पे हम किए हैं ऑलरेडी, फिर से नहीं कर रहे हैं ना। डीवी यहाँ पे किया हुआ है, डीवी का ये आता है देखिए यहाँ तक। लिमिट ले रहे हैं यू से, इनिशियल स्पीड यू, फाइनल स्पीड वी, और टाइम इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम टी। तो डीवी का इंटीग्रेशन वी माइनस यू आया था जस्ट पिछले में, और इस बार ए को कांस्टेंट मुझे कंसीडर करना है, और इधर डी टी आ रहा है, डी टी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो टी का पावर 0 ले सकते हैं क्या? टी टू द पावर 0, राइट? क्या आएगा बताइए लिमिट्स मुझे? क्या हो? सर टी टी का लिमिट माइनस नहीं हो। सर टी आ जाए इक्वल टू, क्या लिखा है इक्वल टू बताइए? 80 इक्वल टू सर 80 आ जाएगा। ए, टी और इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो टी टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 यानी टी ही आएगा। तो क्या आया? वी माइनस यू इक्वल टू 80। तो वी इक्वल टू आ गया ना आंसर मेरा u + 80, है कि नहीं? यही तो फॉर्मूला था फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? बताइए जल्दी से मुझे, क्लियर है हाँ सबका? सर क्लियर क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर और फॉर्मूला जो सीखे, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला वैलिड कब है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वो सब फॉर्मूला कब वैलिड है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, अगर राइट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। सर सर अगर हाँ वन कांस्टेंट का हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो फिर हम लोग को कोई भी वेरिएबल मिल सकता है, तो फिर हम लोग ये कैसे बोलेंगे कि सर मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें हमेशा एक ही वेरिएबल आएगा, लेकिन एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमेशा सेम कांस्टेंट थोड़ी ना हो सकता। उससे यहाँ क्या लिंक है इसका? आप डाउट काउंटर पे आइए और डिस्कशन कीजिए ये जो आप सोच रहे हैं, ठीक? सर वो सर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात। तो ये तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। अब एक सर और देखिए, हाँ सर हम एक्सेलरेशन को सर लिमिट व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? उस यस, एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, सर तो वो लिमिट इंस्टेंट हो गया या फिर सर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसी को, इतने को लिखा जाता है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, सर ये आपने राइट? इंस्टेंटेनियस का लिख दिया। हाँ हाँ। सर इंस्टेंटेनियस सर ये क्या है? इंस्टेंटेनियस है। और अगर एवरेज एक्सेलरेशन, ये क्यों आप मुझे लिखवा रहे हैं लिमिट? हम मना किए थे ना ये सब करने के लिए, ये सब। सर मुझे डाउट आ रहा था। हाँ, डाउट काउंटर पे ये सब आइए डिस्कशन करेंगे, है ना? अभी जो जितना हमारा है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग करें क्या? अब एक ये वाला देखिए, अगर मान लेते हैं कि हेडिंग लिख लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वैसे आगे का टॉपिक है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हम लोग फास्ट सॉल्व कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को, फास्ट। हेडिंग लिखिए तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, जल्दी से लिखिए, कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, इसका कुछ पार्ट कंप्लीट होगा। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया सर, आप एक बार ब्रीफली बता सकते हैं? वीडियो लेक्चर एक बार देख लीजिए, वीडियो लेक्चर है ना, उसमें पूरा है, पूरा टॉपिक जितना भी हाँ क्लास में सर किए हैं ना सब है।
तो रिलेटिव वेलोसिटी में लिखना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सर वेक्टर के साथ, विथ वेक्टर। ऐसे लिखिए तो ये फॉर्मूला जल्दी से, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अभी थोड़ा सा आप कुछ बोलेंगे नहीं बीच में, है ना? म्यूट कर दे रहे हैं सबको। म्यूट इधर गया, म्यूट करने के लिए ऑप्शन। साउंड आ रहा है उधर से, अभी रुकिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी पी, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये ये एक पर्सन है ए, और इसके सामने एक है ये पी। ये भी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस वन इज ऑल्सो मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। तो हियर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर बी है। तो आंसर मैंने क्या, इसका क्या फॉर्मूला बताया, वी ए यानी ये 10 आई कैप है, माइनस वी बी, ये भी 10 आई कैप है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है बताइए, 0 है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, 0। ओके। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करता तो क्या होता, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं 20 आई। हाँ, 20। ये अपोजिट डायरेक्शन में, उधर अपोजिट डायरेक्शन करता है, इधर इस साइड में, इस साइड में जाता है ये इतने ही स्पीड से। तो फॉर्मूला पे ध्यान देना है, यहाँ फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी लिखना है। वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए इस बार क्या लिखें, देखिए वी ए राइट साइड में है तो 10 आई कैप, माइनस ये तो फॉर्मूला के लिए माइनस लगा है, और वी भी खुद माइनस 10 आई कैप है ना, निगेटिव में है 10 आई कैप। ये माइनस ये इसके लिए है, फॉर्मूला के लिए, और ये वेलोसिटी ऑफ बी है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ 10 आई कैप। तो टोटल कितना आ गया, 20 आई कैप आया। ये 20 आई कैप आया, 20 तो समझ गए हम, 20 दिखेगा, लेकिन आई कैप का क्या मीनिंग है? आई कैप का ये मीनिंग है कि देखिए यहाँ पे, अगर आप इधर दौड़ रहे हैं ना, आप इधर दौड़ रहे हैं 10 से, और कोई दूसरा पर्सन है जो जो अपोजिट डायरेक्शन में 10 से दौड़ रहा है, तो आपको वो क्या दिखेगा बताइए, 20 से दिखेगा ना, मूव करता हुआ, राइट? ये इधर हाँ सर। 10 से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो खुद को रेस्ट में फील करेगा। वो खुद को किस में फील करेगा बताइए, रेस्ट में। क्योंकि 1 सेकेंड अगर चांस देंगे, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये भी 10 मीटर इधर आया होगा, और 1 सेकेंड में ये इधर आया होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है बताइए, ये बोल रहा है कि नहीं, इसका स्पीड 20 है, यानी ये खुद को रेस्ट में समझ रहा है, ये है कि नहीं? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए आप कि रिलेटिव वेलोसिटी में ऑब्जर्वर ऑलवेज बी एट रेस्ट। रिलेटिव वेलोसिटी में जो ऑब्जर्वर होगा उसको क्या कंसीडर करना है, एट रेस्ट। लिखिए तो स्टार देकर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, in relative velocity concept, we will always take velocity of observer, we will consider velocity of observer equal to 0. सर हम क्यों कंसिडर करेंगे, सर वो खुद को कंसिडर करेगा ना कि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सर हम तो अगर सर आप ऑब्जर्वर के पास बैठे हुए हैं, जैसे ये कार है मान लीजिए, ठीक, सर हम ये तो सर कार, ऑब्जर्वर और जो चीज मूव कर रही है ऑब्जर्वर दोनों खुद को हम समझना है, खुद को क्या समझना है, ऑब्जर्वर, राइट? अगर आप अपने आप को कहाँ पे रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, अपने आप को क्या समझेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो आप ही सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ये जो 20 दिख रहा है ये आप ही को दिख रहा होगा, है कि नहीं? या आप ये लिख लीजिए, ऑब्जर्वर विल एक्सपीरियंस, या ऑब्जर्वर वेलोसिटी
velocity of observer with respect to observer will be always equal to 0. Velocity of observer with respect to, खुद उसी के रिस्पेक्ट में, अगर आप खुद को ऑब्जर्वर नहीं समझे हैं तो ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही क्या लेंगे, 0. और आप खुद ऑब्जर्वर हैं तो समझना है कि आप रेस्ट में हैं. क्या ये समझ पा रहे हैं क्या हम जो बोले आपको? सर मतलब हम खुद को ऑब्जर्वर की जगह अगर ना रखें बट ऑब्जर्वर को तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर तो को क्या समझना है कि वो रेस्ट में है, राइट? अच्छा. अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन, ये एक कार है ऐसे, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और सामने से एक और कार है यहाँ, ये इस तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये मान लेते हैं ए है और ये बी. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसमें कौन रेस्ट में रहेगा और कौन मूव करेगा? ए रेस्ट में रहेगा. ग्राउंड वाले को देखने पे दोनों मूव करता हुआ दिखेगा, ग्राउंड वाले पर्सन को. लेकिन ए आपको खुद समझना है कि आप अगर ए हैं तो आपको ये पता नहीं चलता है कि आप खुद मूव कर रहे हैं, राइट? जैसे अर्थ पे हम लोग हैं तो हम लोग को थोड़ा ही पता चल रहा है कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, हम लोग को लगता है कि सन रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं, राइट? यस सर. तो जहाँ पे खुद ऑब्जर्वर रहेगा ना, ऑब्जर्वर, इसमें ऑब्जर्वर कौन है? ए, देखिए ऑब्जर्वर है. तो ऑब्जर्वर को खुद नहीं पता चलेगा कि वो मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए. तो फॉर्मूला लिख देते हैं वी बी माइनस बी ए. वी बी क्या है बताइए मुझे? वी बी -50 आई कैप. -50 क्यों लिखे? लेफ्ट निगेटिव ले रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये माइनस फॉर्मूला के लिए. और ए का वेलोसिटी कितना है? 10 आई कैप है, तो ये आया -60 आई कैप. इसका मतलब क्या हुआ बताइए एक बार मुझे, कि बी को लगेगा, क्या लगेगा बी को, कि ए किधर को चल रहा है? लेफ्ट साइड में, मतलब इधर राइट ले रहे हैं, इधर लेफ्ट. ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड. नेगेटिव का मतलब क्या है कि -i डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट साइड. सो ए विल एक्सपीरियंस दैट. ए को क्या लगेगा, ध्यान से मुझे बताइए, ए को क्या लगेगा कि बी मेरी तरफ आ रहा है 60 के स्पीड से, राइट? लेकिन ग्राउंड पे जो पर्सन बैठा है उसको क्या लगेगा बताइए, ग्राउंड वाले को क्या लगेगा कि दो, ए जा रहा है 10 से और बी आ रहा है उसकी तरफ 50 से, है कि नहीं? अच्छा ये मुझे बताइए, बी को अगर ए बी में लिखता है यहाँ तो क्या होता? वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी, मतलब इसको रेस्ट में रखना है मुझे. बी खुद रुका हुआ महसूस करेगा, रेस्ट. सर 60 आई क्या आता है? तो पक्का वो 60 आएगा ना, वो ए उसको लगेगा ना कि मेरी तरफ ए आ रहा है 60 के स्पीड से आ रहा है. हाँ. ये अब अगर इनके बीच अगर 100 कितना डिस्टेंस ले लें हम, 120 मीटर डिस्टेंस होता है इनके बीच, तो कितना टाइम लगता है इन दोनों को मिलने में? मतलब कोलिजन कब होता है दोनों कार का? फाइंड टाइम एट विच बोथ स्टार्टेड इट्स मोशन एट t इक्वल टू 0. तो कब कोलिजन होगा इन दोनों का, टाइम बताइए तो. तो भेजना है आपको चैट. हाँ, चैट बॉक्स में. फाइंड टाइम एट विच बोथ कार विल कोलाइड विथ ईच अदर. Find time at which car A and B collide with each other. एकदम सिंपल है. आप किसी भी कार पे खुद बैठ जाइए, आप समझिए कि आप इसी कार में हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं यहाँ पे रेस्ट में हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. तो मैं यहाँ लिखा क्या फाइंड किया अभी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो ए को आपको क्या समझ लेना है कि ये रेस्ट में रहेगा, रेस्ट. ए को खुद को रेस्ट में समझना है. तो यानी बी उसके पास 60 के स्पीड से आ रहा है ना, 60 के स्पीड, तो ये 120 डिस्टेंस अकेला इसी को ट्रेवल करना है ना, बी को, क्योंकि ए तो खुद को रेस्ट में फील करेगा. ए को लगेगा कि मैं तो चल ही नहीं रहा हूँ, तो जो भी चलना है बी को चलना है.
तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा कि बी 60 से आता हुआ दिखेगा कि 50 से? बताइए जल्दी। 60 से आता हुआ दिखेगा। तो आंसर कितना आ रहा है? 2 सेकेंड में होगा कोलिजन, 2 सेकेंड। लेकिन ग्राउंड पे जो पर्सन बैठा है, ग्राउंड पे, उसके रेस्पेक्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? ग्राउंड वाला कैसे सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को? अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है तो वो कैसे सॉल्व करेगा इसको? ये सर वो होमवर्क हो गया। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय VA प्लस V। नहीं, उसके लिए ऐसे सॉल्व करेंगे। ये कोलिजन जहां भी होगा ना, ये ज्यादा चलेगा, ये कम चलेगा। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस चला पॉइंट ऑफ कोलिजन पे, तो इसको कितना चलना पड़ेगा? 120 माइनस एक्स, 120 minus x. राइट? तो देखिए x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? x इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 10 इंटू टाइम लिख दें क्या? 10t। मैंने माना कि t टाइम पे कोलिजन हुआ, तो a के लिए ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब ग्राउंड वाले को तो दोनों चलता हुआ दिखेगा, b भी चलता हुआ दिखेगा। b कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ग्राउंड वाले के रेस्पेक्ट में? 120 माइनस एक्स। सही है कि नहीं? बताइए जल्दी। इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। b का स्पीड कितना है? 50। क्या दोनों एक ही टाइम पे कोलिजन करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आकर कोलिजन करेंगे उस जगह? सर एक ही टाइम पे। एक ही टाइम पे। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया क्या? सेम आंसर आएगा, देखिएगा। x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया ये। तो 120 इक्वल टू 10t और 50t कितना आ गया? ये 60t। क्या फिर से आंसर मेरा 2 आ रहा है क्या? तो कौन सा मेथड Yes, आपको sir. ज्यादा मजा आया बताइए? फर्स्ट, ये रिलेटिव वेलोसिटी से मजा आ रहा है ज्यादा करने में, कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करने में ज्यादा मजा आ रहा है? सर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव फास्ट होता है। रिलेटिव में न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्या होता है? फास्ट। और ऐसे प्रॉपर मेथड से करेंगे ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर? मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी ले सकते हैं ना? हाँ, लेकिन जिस फ्रेम में सर, आप हम बैठेंगे ना, उस फ्रेम को समझना है कि वो रुका हुआ है, बाकी पूरा दुनिया चल रहा है, राइट? सर उसे VAB भी तो मान सकते थे। सेम आंसर आएगा। थर्ड मेथड लीजिए, आपके लिए कर दे रहे हैं। VAB क्या आएगा बताइए? VAB। तो इस बार कौन किसको रिस्पेक्ट दें हम? जो जिसको रिस्पेक्ट दीजिएगा उसको बैठा दीजिए रेस्ट में। A विथ रिस्पेक्ट टू B को रिस्पेक्ट देना है। बता दीजिए। यानी इसका वेलोसिटी 0 लीजिए। यानी B को लगेगा ना कि मैं तो बैठा हुआ हूँ, मेरे पास A आ रहा है। कितने स्पीड से A आ रहा है? -60 I can. हाँ, मतलब स्पीड क्या है उसका? 60 है। 60 और है, उसको हाँ. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? क्या वही डिस्टेंस ट्रेवल करना है पूरा? हाँ. और 60, तो फिर से आया कि नहीं 2 आंसर? सर हम क्वेश्चंस के लिए अर्थ को नॉन इनर्शियल लेंगे ना? हाँ, अर्थ। अभी अर्थ के फ्रेम से सब कुछ हो रहा है ना। अभी स्पेस में तो जाकर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ कैसा फ्रेम है? इनर्शियल। इनर्शियल मतलब रेस्ट में है अर्थ। अर्थ को आपको ये एक ही बार इसी चैप्टर में सब अप्लाई कर दीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो सन पे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सब नहीं कर रहे हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन जो अभी चल रहा है हमारा काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले अर्थ पे रखकर सॉल्व करना है। और हम लोग अर्थ पे हैं, इसलिए जिस फ्रेम में रहते हैं वो फ्रेम क्या होता है? रेस्ट में होता है। तो अर्थ को रेस्ट में समझकर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? So in beginning of this chapter, I already told you that velocity, rest, motion, these terms are relative term, not absolute. Okay. So we are solving this problem from Earth. ये कार दोनों मूव कर रहे हैं। तो ये जो सेकेंड मेथड मैंने यूज किया, ये कौन से फ्रेम से किया? अर्थ के फ्रेम से। तो क्या मैं अर्थ को मूविंग समझ रहा हूँ क्या यहाँ? रेस्ट पे? Rest. आपको तो रेस्ट पे समझ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही। हाँ, क्लियर हुआ क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट? यस सर। होमवर्क। यस सर। होमवर्क मुझे जो आपको व्हाट्सएप पे भेजना है मुझे, वो होमवर्क ये है, जल्दी से देखिए। 100 मीटर का टावर है एक, और इसके हाइट से एक मास को ड्रॉप किए t इक्वल टू 0 पे। एट सेम टाइम अ बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड। फाइंड टाइम एट विच दे कोलाइड। फाइंड टाइम एट विच दे बोथ बॉल विल कोलाइड। ओके सर। वापस रिपीट कर एक बार सकते क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ,
a ball is dropped from height of a tower. A ball is dropped from tower, from top point of 100-meter tower. At same instant, a ball is thrown vertically upward with speed 10 meter per second. At same instant, a ball is thrown with speed 10 Sir, meter आप per second. कुछ और ले ली। G equal to 10 लेना है. Find time at which both ball will collide. सर आप जो फेंक की जा रही है नीचे से बॉल सर उसकी स्पीड चेंज कर दीजिए सर। ये 10 को हाँ सर। सर रहने दी ज्यादा। ठीक है 10 है, नहीं। कुछ रूट आएगा और क्या, कुछ तो आंसर आएगा ना। ये ड्रॉप किए और ये थ्रो किए, कोलाइड तो पक्का करेगा। ऐसा तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है कि इनमें कोलिजन नहीं होगा, है कि नहीं? सर कोलिजन होगा। कोलिजन होगा। So that's all for today. Try to solve this numerical answer and send your answer in my WhatsApp number. Okay. Okay everyone. Bye. Radhe Radhe. नहीं सर आ गया। रिलेटिव से ही इसको करना है ना। Bye, sir. Yes, relatives से करना है। Okay everyone. Radhe Radhe.